Hello everyone. How are you all guys? Hope you all guys are fine. तो स्टूडेंट आज हम लेके आए हैं अपनी सीडीपी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, दीज आर द टॉपिक ऑफ दिस पार्ट. So we will try to complete all these parts in this video. Okay, so let's start our video. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. सभी को पता है हमारे HSSC TGT के अंदर जो CDP है उसकी वेटेज रहेगी 15 अंक की और 15 मार्क्स की. तो अब हम स्टडी करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में. देखिए ग्रोथ अभिवृद्धि क्या है. सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में स्टडी करेंगे. ग्रोथ क्या है? जब हमारे शरीर का आकार बढ़ना शुरू होता है, या हम ये कह देते हैं कि जब हिंदी में ग्रोथ को अभिवृद्धि बोलते हैं. तो अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? जो हमारी कोशिका होती हैं, हमारे सेल्स होते हैं, उनमें वृद्धि होना. मीन्स उनकी अगर वृद्धि होगी तो हमारा भार बढ़ेगा, मतलब वेट बढ़ेगा. ऊंचाई मतलब हाइट बढ़ेगी. शरीर के अंग हैं जो उनके आकार में परिवर्तन आएगा. बाल बढ़ेंगे, नाखून बढ़ेंगे. तो अभिवृद्धि में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं. अगर हम एक फेमस साइकोलॉजिस्ट की बात करें, फ्रक के अनुसार जो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि है, कोशिकीय मतलब जो हमारे सेल्स में वृद्धि होती है, वही अभिवृद्धि कहलाती है. ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने इंग्लिश में भी ऐड किया, आप देख सकते हैं. व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप स्टार्ट ग्रोइंग, जब हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर और शेप ग्रो करना स्टार्ट करता है तो ये ग्रोथ है. ग्रोथ कैसी होती है भाई? ग्रोथ हमेशा ही एक्सटर्नल होती है, क्योंकि बाहर से हमें दिख रही है कि हमारी हाइट बढ़ गई है, वेट बढ़ गया है, नेल्स बढ़ गई हैं, हमारे हेयर्स बढ़ गए हैं. उसके बाद यहाँ पे सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं. ग्रोथ स्टॉप आफ्टर ए टाइम स्पेन, कुछ समय के बाद जो ग्रोथ है वो मतलब हमारे हाथ पैरों का बढ़ना, हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे वेट का बढ़ना, ये सब रुक जाता है. तो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के बाद. ठीक है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई चौड़ाई. ये कोई सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है. ठीक है, सिक्वेंशियल मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम के बाद वेट इतना बढ़ेगा. मतलब एक सीक्वेंस में नहीं चलता. कभी हमारी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी हमारा वेट ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं. सभी को पता है वेट अगर हमारा बढ़ता है तो वेट को हम मेज़र कर सकते हैं. हाइट बढ़ती है तो हम हाइट को भी, हमारी ऊंचाई को भी नाप सकते हैं. तो इसीलिए इसको मेज़र किया जा सकता है. ओनली क्वांटिटेटिव है. क्वांटिटेटिव मतलब परिमाणात्मक है. परिमाणात्मक है मतलब हम इसको क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये वाला. वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी. मतलब जब ग्रोथ होती है तो उससे डेवलपमेंट हो भी सकता है और नहीं भी. जरूरी नहीं है कि अगर वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट भी होगा. ठीक है, विकास हो भी सकता है और नहीं भी. मतलब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब कोई आदमी मोटा हो रहा है तो मतलब उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मोटा हुआ है तो उसका बौद्धिक विकास भी होगा, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर भी बढ़ेगी. ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये कुछ पॉइंट भाई यहाँ पे डेवलपमेंट के ऐड हो गए हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बाद में हम पढ़ेंगे. वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और डेवलपमेंट एक प्रोसेस और रिजल्ट, प्रक्रिया व परिणाम दोनों है. ठीक है, अब हम बात करते हैं विकास की. देखिए विकास क्या है. व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है ना, एक पूरा परिवर्तन, समग्र परिवर्तन हम कह सकते हैं, वह विकास है. तो यहाँ पे विकास से तात्पर्य हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक, हमारे इमोशनल मतलब संवेगात्मक, इससे होता है. अगर हम सोचे तो वास्तव में जो अभिवृत्ति है ना, अभिवृत्तियों का योग है विकास. ठीक है, विकास का मतलब क्या है कि हमें हमारे अंदर नई नई योग्यताएं, विशेषताएं, कार्य कुशलताएं, ये सब प्रदर्शित होती रहती हैं. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हाथ पैर बढ़ते हैं, हमारी धड़ बढ़ती है तो वो अभिवृद्धि है. लेकिन इस हाथ पैर बढ़ने के कारण जो हमारे शारीरिक व मानसिक कार्य कुशलता उत्पन्न होती है ना हमारे अंदर, कि हम कोई काम शारीरिक या मानसिक रूप से कर पा रहे हैं, तो उसे विकास कहा जाता है. ये कुछ विकास के पॉइंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप यहाँ ध्यान से देखिए.
विकास कभी भी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। मतलब लास्ट तक, डेथ होने तक भी विकास हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है। ये एक निश्चित पद्धति होती है, हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास की। पहले जो जनरल एक डेवलपमेंट होगी और फिर हम एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट की ओर मूव करेंगे। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है अगर हम ग्रोथ से कंपैरिजन करें, क्योंकि इसमें आदमी कंप्लीट हो जाता है। एक संपूर्णता, अगर विकास मनुष्य के अंदर है तो उसमें एक संपूर्णता आ जाती है। ठीक है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। मतलब हमारे अंदर क्वांटिटेटिव नहीं, ये दोनों होता है वैसे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो ये एक तरह के क्वालिटेटिव परिवर्तनों का संकेतक है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है, विकास क्या होता है, हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में जब क्या आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए। ठीक है। बौद्धिक होता है भाई इंटेलेक्चुअल, तो उसी को विकास कहा जाता है। ठीक है। अब जो विकास है वो बाह्य भी होता है। अगर कोई बुद्धिमान है तो वो हमें बाहर से भी दिखेगा भाई, और इंटरनली भी है। तो डेवलपमेंट दोनों होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, जबकि हमने ग्रोथ क्या पढ़ा था, ओनली एक्सटर्नल। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। जो डेवलपमेंट है, डी यहाँ डेवलपमेंट को शो कर रहा है, कॉन्टिन्यू होता है थ्रू आउट आवर लाइफ। पूरे जीवन भर विकास एक मनुष्य का चलता रहता है, और ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, मतलब एक निश्चित क्रम में विकास चलता है। ठीक है। वी कैन डेवलप एज मच एज वी वॉन्ट, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट हैपन एज पर आर एफर्ट एंड विशेस। मतलब जितना हम एक मानसिक और सोशल, मतलब सामाजिक विकास चाहते हैं ना, तो हम उतना ही विकास कर सकते हैं अपने एफर्ट और अपनी विशेज से, अपनी इच्छा से हम कितना ही भी मानसिक और सामाजिक विकास कर सकते हैं। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक सिक्वेंशियल, मतलब एक निश्चित क्रम में होने वाला प्रोसेस है। ठीक है। अब देखिए, विकास का कभी कभी सीधे मापन नहीं किया जा सकता। तो डेवलपमेंट है, हम ये कह सकते हैं, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन एक डेवलपमेंट है, विच डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम इसको सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं बताएंगे, क्योंकि एक डेवलपमेंट यहाँ हम उसको मेज़र कर पा रहे हैं, मेंटल डेवलपमेंट को, तो ये दोनों है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, डेवलपमेंट पॉसिबल है बिना ग्रोथ के, लेकिन सम पीपल मे नॉट ग्रो इन शेप, हाइट, वेट, बट देर इज डेवलपमेंट इन देयर मोरल सोशल डोमेन। अब इन्होंने इस पॉइंट को यहाँ क्लियर किया है कि अगर डेवलपमेंट होगी तो वो बिना ग्रोथ के भी हो सकती है। मान लिया एक आदमी है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, वेट नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसके अंदर कैसा विकास हो रहा है, मोरल, सोशल, नैतिक है वो आदमी, सामाजिक है वो आदमी, मतलब ये विकास तो उसका हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी में उसका हाइट, वेट, वो कुछ नहीं बढ़ा। तो इसीलिए पॉइंट में बोला गया है कि डेवलपमेंट जो विकास है वो बिना अभिवृद्धि के भी संभव है, पॉसिबल है। ठीक है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, मैंने हिंदी में भी मेंशन किया है। अब कुछ विकास के आयाम दिए गए हैं। विकास बहुआयामी, मतलब मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायरेक्शन में होता है, क्योंकि एक आदमी का मेंटल विकास होता है भाई, सोशल होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, मोरल होता है, फिजिकल होता है। तो हम इसको मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट देखो भाई, सभी को पता है फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, हमारा जो ये है भाई, हमारे हाथ पैर हैं, उसमें जो हम एक तरीके से शारीरिक विकास वो बोल सकते हैं कि हम जो शारीरिक काम है वो अच्छे से कर सकते हैं। मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड होता है फिज़िकल डेवलपमेंट से ही, लेकिन इसमें जो हमारी मसल्स हैं, हड्डियां हैं, उनकी क्षमता और उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इस विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, को कूदने, उनके भोजन करने आदि से संबंधित ये विकास होता है। अब जो मोटर डेवलपमेंट है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक है फाइन मोटर स्किल और एक है ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में मसल का यूज़ कम होता है, फाइन मोटर स्किल जो होती हैं,
कैसे, जब हम राइट करते हैं मसल्स तो यूज़ हो रही हैं, कलरिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, चपाती को रोटी को तोड़ रहे हैं, तो मसल्स तो यूज़ हो रही हैं, लेकिन उन मसल्स का यूज़ बहुत कम हो रहा है। तो हम इनको फाइन मोटर स्किल्स के अंदर रखते हैं। एक होती है भाई हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स। यहाँ पे जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, हमारी मसल्स हैं, उनका ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, तो हम अपने हाथ पैरों को मारते हैं, तो हमारी मसल्स वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती हैं। जस्ट वेट स्टूडेंट। जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारी मसल्स ज़्यादा काम करती हैं। तो ये आती हैं भाई हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर। होप सो अब आप इनको डिवाइड कर सकते हो इजीली कि विच वन आर फाइन मोटर स्किल्स एंड विच वन आर द ग्रोस मोटर स्किल्स। ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा जो टाइप होती है हमारी डेवलपमेंट की, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारे बौद्धिक पक्ष से रिलेटेड होता है। सोशल डेवलपमेंट जो हमें सामाजिक बनाता है, सोसाइटी में हमारे ये विकास होता है। इमोशनल, जब हम अपने फीलिंग और इमोशन को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। मोरल, जब हम नैतिक होते हैं, सही को सही, गलत को गलत, एक एथिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब हमें अपनी भाषा का ज्ञान एक अच्छे तरीके से होता है। तो ये सारे ही हमारे कुछ पार्ट्स एंड हम ये कह सकते हैं टाइप हैं हमारी डेवलपमेंट की। अब हम ये बोल सकते हैं कि जब एक मनुष्य के अंदर मोरल, लैंग्वेज, फिजिकल, मेंटल, सोशल हर तरह का विकास हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं ना भाई कि जो डेवलपमेंट है वो एक इंडिकेटर है कंप्लीटनेस का। हमारा विकास एक संपूर्णता का सूचक है कि हम संपूर्ण हैं अपने आप में। ठीक है। अब डेवलपमेंट कैन हैपन विद ग्रोथ। ठीक है। जो डेवलपमेंट होती है वो ग्रोथ के साथ चलती है, बिना वृद्धि के भी विकास हो सकता है। हमने ये ऊपर पढ़ा था। डेवलपमेंट किस तरह का होता है, वाइड होता है, क्योंकि देखो अब एक मनुष्य के अंदर संपूर्णता आ गई, उसको हर तरीके से वो सभ्य हो गया, मोरल तरीके से, फिजिकल से, मेंटल से। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी वाइड होती है। क्रमिक प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है एक मनुष्य का, एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता। तो डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। फिर है भाई मैच्योरेशन। हम बोलते हैं ना ये तो मैच्योर है, ये तो समझदार है। तो ये मैच्योरेशन क्या होता है, जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाला प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। मतलब ये जो मैच्योरेशन है ना, ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। मतलब जीन ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स के एक बच्चे के अंदर। तो वो बच्चा कितनी जल्दी मतलब उन जीन की वजह से उसके अंदर एक मैच्योरिटी आती है, वो समझदारी दिखाता है, वही हमारा मैच्योरेशन होता है। तो मैच्योरेशन आपको याद रखना है, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, और बड़े होने पर ही मैच्योरिटी आती रहती है। मतलब जैसे जैसे एक आदमी की एज बढ़ती है तो उसके अंदर मैच्योरिटी आती रहती है। अब हम कुछ स्टडी करेंगे, कुछ हमारे प्रिंसिपल हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो इन प्रिंसिपल्स को अब हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले भाई प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। सिमिलर पैटर्न मतलब समान प्रतिमान का, समान प्रतिमान विकास का सिद्धांत आप इसको बोलेंगे। मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे अगर एक कुत्ते का बच्चा है तो वो कुत्ते जैसा ही दिखेगा, और मानव का बच्चा है तो वो मानव जैसा ही दिखेगा। तो ये बात करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। ठीक है। शॉर्ट और प्रिसाइज रखेंगे हम वीडियो को ताकि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मतलब विकास की दिशा का सिद्धांत। तो दो तरह से हमारा मतलब विकास होता है, एक होता है सिफेलोकोडल टाइप, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। इसको मक्साधोमुखी बोलते हैं, इसको दुर्भिमुख बोलते हैं। ठीक है। आई थिंक हिंदी इंग्लिश में ही ये जी है। तो सिफेलोकोडल का सिद्धांत क्या कहता है कि मनुष्य का विकास हमेशा सिर से उसके पैर की तरफ होता है। अगर पेपर में आ जाए, अगर एक मनुष्य का विकास सिर से पैर की तरफ होता है तो इसको हम किस तरह का सिद्धांत बोलेंगे, तो इसको हम भाई सिफेलोकोडल का सिद्धांत बोलेंगे। और एक आदमी का विकास जब उसके मध्य शरीर से शुरू होके, मतलब उसके सेंटर का जो शरीर है उससे शुरू होके, मान लिया ये एक आदमी है, इसके मध्य शरीर से शुरू होके जब ये विकास बाह्य मतलब बाहरी तरफ जाता है तो इसको हम प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट बोलेंगे। ये आपको याद रखना है।
फिर हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसमें बताया गया है भाई, हिंदी में इसको बोलेंगे निरंतरता का सिद्धांत, कि जो विकास है ना वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं है विकास। ये मतलब एक माँ के गर्भ से शुरू होके मृत्यु तक एक व्यक्ति का विकास निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो विकास है भाई हमेशा ही कहा जाता है जनरल टू स्पेसिफिक। हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर एक मनुष्य का विकास होता है। मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं होल टू पार्ट्स, याद रखना है आपको, होल टू पार्ट्स, या फिर हम ये कह दें ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल। इस तरीके से विकास होता है। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, जैसे पहले एक बच्चा क्या सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है। उसके बाद मान लिया वो उठना बैठना जब उसने सीखा तो उसके बाद ही वो क्या सीखेगा, तैराकी करना सीखेगा। मतलब पहले उसने एक जो जनरल क्रिया थी वो सीखी, और उस जनरल क्रिया की हेल्प से उसने एक विशिष्ट एक स्पेसिफिक क्रिया को सीखा। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक यही बात कर रहा है कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। ठीक है, ये भाई सेम है, दो बार आ गए हैं, कोई बात नहीं, आप इनको रीड कर लेना। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, कि विकास किस दिशा में होगा हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। पहले ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। ठीक है, तो जैसे हमने एक बच्चे को देखा, अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि उसका विकास ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। अगर कोई फिज़िकली फिट है और उसका ध्यान गेम्स की तरफ ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है ना वो बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान, कि हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। नेक्स्ट बात करता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसको हम बोलेंगे भाई व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब ये क्या कहता है कि एक ही आयु के बालक व बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक व भाषा व संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। कैसे, मान लिया किसी बच्चे का विकास बहुत तेज गति से हो रहा है लेकिन दूसरे बच्चे का विकास उसी के कंपैरिजन में कम गति से हो रहा है। तो ये हमारा बात करता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ये इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करता है, और वो इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों आ रही हैं, उसका रीज़न हेरिडिटी भी हो सकता है, कि मतलब अगर पेरेंट्स स्लो हैं तो बच्चा स्लो है, अगर पेरेंट्स फास्ट हैं तो बच्चा भी फास्ट है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हेरिडिटी जीन का इफेक्ट आ गया। और एनवायरनमेंट का मतलब किस तरह के एनवायरनमेंट में एक बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट चल रही है, तो ये वहाँ पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। यूनिटरी प्रोसेस मतलब एकीकरण का सिद्धांत। ये क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार पहले बालक अपने संपूर्ण अंगों को, मतलब उसके पूरे अंग को, तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। मतलब जैसे सपोज एक बच्चा है, पहले वो पूरे हाथ को हिलाएगा, पूरे हाथ को मतलब संपूर्ण अंगों को, और फिर वो अपनी उंगलियों को, अपनी फिंगर्स को भी हिला पाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एकीकरण। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि अपने हाथ पैरों को जब एक बच्चा साथ मिलाकर काम करता है तो उसे हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल और लीनियर। इसको हम बोलेंगे भाई विकास रेखीय न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। मतलब रेखीय नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है, एक स्टेज में आगे जाएगा, मतलब पहले विकास एक स्टेज में आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो रेखीय कभी भी नहीं होता, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ती है। तो आपको याद रखना है कि जो विकास है वह रेखीय न होकर, हिंदी में बात करूँ मैं, रेखीय न होकर चक्राकार या फिर आप इसको बोल सकते हैं वर्तुलाकार होगा। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बात करें तो स्पाइरल और लीनियर होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। तो ये बहुत ईजी है भाई, अंतर संबंधित, मतलब इनका कहना है कि जितने भी विकास हैं एक मनुष्य के,
फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सारे ही विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हर विकास एक दूसरे से जुड़ा है। फिजिकल से मेंटल जुड़ा है, मेंटल से मोरल जुड़ा है, मोरल से इंटेलेक्चुअल जुड़ा है। तो इस तरीके से हर विकास आपस में अंतर संबंधित होता है। ठीक है। होप सो आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो और टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब एक चाइल्ड के डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेज होती हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अलग अलग स्टेज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और इन जो भी इन स्टेज की स्टेज पे एक बच्चे की विशेषता रहती है भाई, वो मैंने साथ साथ बहुत मेहनत से ये बनाई है और हर पॉइंट को ऐड किया है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। सबसे पहली जो स्टेज होती है इसको हम गर्भावस्था भी बोलते हैं और इंग्लिश में बात करें तो इसको प्री नेटल स्टेज के नाम से जाना जाता है। जो टाइम पीरियड होता है भाई, इसका टाइम पीरियड होता है 9 मंथ्स का और 280 डेज का। इसे प्रसव पूर्ण अवस्था भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है, प्रसव पूर्ण, प्रसव मतलब डिलीवरी होने से पहले की अवस्था ये है जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भाधान में होता है, कंसेप्शन होता है एक बेबी का। ठीक है, माता के गर्भाधान से कंसेप्शन से शुरू होता है हमारा प्री नेटल स्टेज, तो ये गर्भावस्था होती है। ठीक है। सेकंड जो स्टेज होती है भाई उसको बोलते हैं हम इन्फेंसी स्टेज और हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं शैशवावस्था। एक तो आपको इसका जो एज है वो आपको याद रखनी होती है कि जो एज है इसकी वो होती है 0 से 2 साल तक। इसको हम सीखने का अनोखा व आदर्श काल भी कहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं इन्हीं को रीड करूंगी। हम इसे सीखने का अनोखा काल और सीखने का आदर्श काल दोनों ही हम शैशवावस्था को बोलते हैं। इसमें शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है, मतलब एक बच्चों के शरीर में जो परिवर्तन आता है उसके हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, तो ये बहुत तेजी से होती है। बच्चा इसमें सेंसेस से सीखता है। ठीक है। इमिटेशन से सीखता है, मतलब वो अपने बड़ों को जैसा करते देखेगा वैसे ही वो करेगा। एक गोल सेट करता है, गोल सेट करता है मतलब वो अपनी लाइफ के लिए कोई टारगेट सेट नहीं करता, अपने फ्यूचर के लिए नहीं करता। सपोज गोल सेट करने का मतलब यहाँ ये है, वो किसी चीज़ को कहीं फेंक देगा और फिर उसी चीज़ को वो उठा के लेके आएगा। ठीक है। इस एज में बच्चों के अंदर 0 से 2 साल के बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी होती है। सेपरेशन एंजाइटी का मतलब क्या होता है कि जब एक बच्चा माँ से दूर होता है तो दूर जाने पर वह रोने लगता है। और ये जो सेपरेशन एंजाइटी है ना, ये तो 0 से 6 महीने की एज तक ही आ जाती है। मोरलिटी बिल्कुल नहीं होती, नैतिकता बच्चों के अंदर नहीं होती, उनको सही और गलत का पता नहीं होता। और पूरी तरह से एक बच्चा किस पर डिपेंड रहता है, बच्चे का व्यवहार एक पूरी तरह से माँ पे डिपेंड करता है। ठीक है। वो हर तरीके से अपनी माँ पे ही डिपेंड रहता है। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा चाइल्डहुड स्टेज रहेगी, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बाल्यावस्था। जो चाइल्डहुड स्टेज है भाई उसको दो में डिवाइड किया गया है। एक पूर्व बाल्यावस्था, इसको बोलेंगे हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था, इसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था को पहले हम स्टडी करेंगे। इसकी एज जो टाइम है वो है 2 से 6 साल और लेटर चाइल्डहुड की है भाई 6 से 12। तो इसको खिलौनों की आयु कहा जाता है, टोली की अवस्था कहा जाता है और टोली की आयु उत्तर बाल्यावस्था को भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्ली चाइल्डहुड के कुछ और पॉइंट है, खेल आयु, शूडो मैच्योरिटी, प्री स्कूल एज, क्योंकि इसी एज में बच्चा स्कूल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चा करता है। भाषा का विकास तेजी तेजी से होता है, तो ये एक सेंसिटिव पीरियड होता है भाषा अर्जन के लिए। कल्पनाशीलता ज़्यादा होती है बच्चों में, वो गेम्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर ज़्यादा होती है। इमिटेशन, बच्चा दूसरों की नकल करता है, अपने बड़ों को जैसा करते हुए देखता है वैसा ही वो करता है। और टॉय एज बात कर चुके हैं हम, खिलौनों की आयु इसे कहा जाता है। और अगर हम लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने लगते हैं। ये एक स्कूल जाने की एज होती है। ये तो प्री स्कूल एज है और ये स्कूल जाने की एज है। इसमें बच्चा नंबर के बारे में, मास के बारे में, एरिया के बारे में, मैथमेटिक्स में ये सब कुछ वो समझने लगता है। उसके मोटर स्किल्स का विकास प्रारंभ हो जाता है। एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसको बोला जाएगा। बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, चीज़ों को देखकर वह सोचता है कि ये ऐसा है तो क्यों है। इसको गंदी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि बच्चा इसमें खेलता है, उसको सेंस नहीं होती किसी भी चीज़ की, उसको नहीं पता कि आप खेल रहे हो तो आप डर्टी हो रहे हो या कुछ है जो भी है। इसको गंदी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, स्मार्ट एज भी बोला जाता है, गेम स्टेज के नाम से। और स्टोरेज की प्रकृति, मतलब किसी भी चीज़ को, सपोज कंचे हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंचे स्टोर करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे कंचे खेलते हैं, जैसे ताश वगैरह खेलते हैं आजकल, ये कार्ड्स आते हैं पोगीमैन वगैरह के, तो इन कार्ड्स वगैरह को स्टोर करके रखना, तो एक स्टोरेज की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर मिलती है और इसको अनोखा काल भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बोला है कार्ल ब्रूस ने, और निर्माणकारी काल बोला है फ्रायड ने। किसको बोला है, कौन सी अवस्था को, बाल्य अवस्था को। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल इसको बोला है किल पैट्रिक ने। आप ये ठीक कर लेना भाई, किल पैट्रिक। नेक्स्ट मूव करते हैं जो एक तूफान की अवस्था है, और वो है हमारी एडोलसेंस एज। टाइम पीरियड होता है 12 या 13 से लेके 18 साल तक, किशोरावस्था इन हिंदी एंड एडोलसेंस इन इंग्लिश। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी रहता है। संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन का काल इसको बोलते हैं। और ये जो काल बोला है, ये किसने बोला है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये स्टेनले हॉल ने बोला है। इस अवस्था की अगर हम बात करें तो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन ज़्यादा रहती है। गोल्डन एज इसको बोला गया है। हीरो वर्शिप क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें बच्चा एक आइडल सेट कर लेता है, एक हीरो को, उसी को वो सब कुछ आइडल मान के कार्य करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है, मतलब एक तो थिंकिंग होती है कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं उन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है। और एक जो चीज़ें हमारी आंखों के आगे नहीं है, सपोज प्लैनेट्स नहीं है, फिर भी हम उनके बारे में सोच रहे हैं, वो कैसे हैं, कैसे वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर जितने प्लेनेट हैं। तो ये जो थिंकिंग है, वो उन चीज़ों के बारे में सोचना जो डायरेक्ट हमारे परसेप्शन में नहीं है, हमारी आंखों के आगे नहीं है, और हम उनके बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। ठीक है। और बुक एडोलसेंस भी बोला है स्टेनली हॉल ने। काम प्रवृत्ति की भावना अधिक होती है इसमें, कल्पना शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपने फ्यूचर पे ध्यान देता है, तो ये इसको भावी जीवन की आधारशिला हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है तो वो मेडिकल स्टडी करता है, तो ये एक तरह से भावी जीवन की आधारशिला है। ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल है, बच्चे में परिवर्तन आता रहता है। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे किशोरावस्था के, और सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप यहाँ से ये सारे पॉइंट रीड करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द क्वेश्चन इफ़ यू फेस इन योर कमिंग एग्ज़ाम। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेवलपमेंट डिबेट, मतलब विकास के ऊपर बहस जो चली थी हमारे साइकोलॉजिस्ट की। तो कॉन्टीन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब हम निरंतरता बनाम अनिरंतरता, सबसे पुराना और एक प्रसिद्ध मुद्दा है, ओल्डेस्ट और फेमस इश्यू, और इस पर काफ़ी समय तक बहस भी रही थी। वाइगोत्स्की का नाम सबने सुना है, पियाजे का नाम सबने सुना है। किसी एक बात पर सहमत नहीं थे, दोनों की अपनी अलग अलग राय थी। किस किस की बात हुई है भाई, वाइगोत्स्की की और पियाजे की। दोनों ने अपने तर्क सामने रखे और अंत में यह सिद्ध हुआ और यह पाया गया कि विकास निरंतर होता है, इसमें अनिरंतरता नहीं होती। जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि विकास निरंतर होता रहता है, मृत्यु तक होता है। दूसरा जो मुद्दा था बहस का, नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति बनाम पोषण। प्रकृति बनाम पोषण में बहस का मुद्दा यह था कि बालक का विकास सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है, मतलब नेचर पर डिपेंड करता है या नर्चर पर, पोषण पर डिपेंड करता है। तो प्रकृति और पोषण को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कैसे हम इसको ये भी बोल सकते हैं, हेरिडिटी का ज़्यादा इफेक्ट है या एनवायरनमेंट का ज़्यादा इफेक्ट है, बायोलॉजी का है या कल्चर का है, मैच्योरेशन का है या लर्निंग का है, इन्नेट है या एक्वायर्ड एबिलिटी है। तो इन सारे नामों से भी प्रकृति बनाम पोषण को जाना जाता है। तो लास्ट में क्या मिला हमें कि जो डेवलपमेंट होता है ना, वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट ही डेवलपमेंट है। ठीक है। आनुवांशिकता और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि इन दोनों में से कोई भी एक कम या ज़्यादा होता है तब बच्चे के विकास पर असर होता है।
ठीक है, इनमें से कोई भी एक हो, ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट उसके डेवलपमेंट पर जरूर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। इसको हम क्रिटिकल वर्सेस सेंसिटिव पीरियड, महत्वपूर्ण बनाम संवेदनशील अवधि के नाम से भी जानते हैं। फ्रायड और एरिक्सन, इन दोनों के बीच इस बात को लेकर मतभेद था कि बच्चे का अनुभव प्रारंभिक अनुभव होना चाहिए या फिर बाद क्या अनुभव होना चाहिए। कौन सा अनुभव सबसे अच्छा है, यह दोनों आपस में सिद्ध करने का प्रयास करते रहे। ठीक है, फिर डेवलपमेंटल टास्क है। रॉबर्ट जेम हैविगर्स्ट, 1950 में इन्होंने डेवलपमेंट शब्द की शुरुआत की थी, पता होना चाहिए। एक विकासात्मक कार्य वह है जो व्यक्ति जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके बारे में पूर्वानुमेय और लगातार उत्पन्न होता है। उन्होंने दो विकासात्मक कार्यों के बारे में बताया। कौन कौन से हैं भाई? एक तो बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये इनका किसने बताया? हैविगर्स्ट ने। और डेवलपमेंटल एंड टास्क थ्योरी, विकासात्मक कार्य सिद्धांत। अब डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी ऑफ हैविगर्स्ट, उन्होंने अपने इस सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया एक मनुष्य की एज को, और प्रत्येक अवस्था में बालक को कुछ कार्य को लक्ष्य मानकर आगे रखकर उन लक्ष्यों को पाने की ओर अग्रसर होना है। उन्हीं को इन्होंने विकासात्मक कार्य कहा है। अब ये एज अवस्था कौन कौन सी है? इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। डायरेक्ट आपको इसकी एज याद रखनी है, बर्थ से 6 साल तक, मिडल चाइल्डहुड 6 से 12 तक, एडोलसेंस 13 से 18। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट की अर्ली अडल्टहुड 19 से 30 साल तक, मिडल एज रहेगी 30 से 60 तक, और लेटर मैच्योरिटी रहेगी 60 के बाद की। ये आपको याद रखना है। हैविगर्स्ट की जो स्टेज फर्स्ट हमारी बर्थ टू 6 साल, learning to walk, learning to talk, learning to take solid food, learning to control the elimination of body waste, learning sex difference and sexual modesty। सारे पॉइंट्स बहुत ईजी हैं, आप डायरेक्ट इनको पढ़ के रीड कर सकते हैं कि इन चीज़ों के बारे में तो बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग द लैंग्वेज टू डिस्क्राइब ए सोशल एंड फिजिकल रियलिटी। गेटिंग रेडी टू रीड, पढ़ने के लिए तैयार हो जाना, ये सेकेंड स्टेज थी भाई उनकी। तो यहाँ से सारे पॉइंट ईजी हैं। लर्निंग फिजिकल स्किल नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम, बिल्डिंग अ होलसम एटीट्यूड टूवर्ड वन सेल्फ एज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स, लर्निंग एंड अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन और फेमाइन सोशल रोल, डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल इन रीडिंग राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग, डेवलपिंग कॉन्सेप्ट नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग, की ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं जो डेली आपके काम आएंगे। डेवलपिंग कॉन्शियस मॉरलिटी एंड स्केल ऑफ वैल्यू, मॉरलिटी आपके अंदर हो, पर्सनल इंडिपेंडेंस आप अचीव कर पाएँ, एंड डेवलपिंग एटीट्यूड टूवर्ड सोशल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड आपका हो सोशल ग्रुप और इंस्टीट्यूशन के प्रति। ये उनकी थर्ड स्टेज है भाई। आप यहाँ से इनकी जस्ट ये याद रखिए कि एज क्या है, ये पूछी जा सकती है। बाकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम फाइनल एग्ज़ाम अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 19 से 30 की एज में एक बंदे को क्या काम आना चाहिए? लर्निंग टू लिव विद मैरिज पार्टनर, अचीविंग ए मस्कुलिन और फेमाइन सोशल रोल, स्टार्टिंग अ फैमिली, रियरिंग चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे पालना है, होम को कैसे मैनेज करना है, गेटिंग स्टार्टेड इन एन ऑक्यूपेशन में कैसे कमाना है, टॉकिंग अबाउट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बंदे की, फाइंडिंग ए कॉन्जेनाइल सोशल ग्रुप। तो ये फिफ्थ स्टेज है 30 से 60 की भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अचीविंग अडल्ट सिविक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, assisting teenage children to become responsible and happy adults, developing adult leisure time activity, relating oneself to one's spouse as a person, accepting and adjusting to psychological change of middle age, adjusting to aging parents। तो भाई ये आप एक एक पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी ये एज याद रखिए, कितनी स्टेज में डिवाइड किया है और कौन कौन सी एज ग्रुप है। ठीक है,
अब ये डोमेन ऑफ डेवलपमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव, इमोशनल हमारे फीलिंग से रिलेट होता है, मोरल जो हमें नैतिकता सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्रिएटिव मतलब जिसमें हम कुछ वेस्ट मटेरियल से कुछ नया बनाते हैं, तो कुछ करने का जो ये विकास है दिमाग के अंदर, ये भी एक तरह की डेवलपमेंट है कि हम वेस्ट से कुछ क्रिएटिव बना रहे हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहे हैं, तो ये सारे ही क्रिएटिव डेवलपमेंट है। Understanding adolescents' need or challenge. Latin word adoles care to proceed toward maturity. लेटिन शब्द एडोलिस का अर्थ है बढ़ना या परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये कहाँ से लिया गया भाई, एडोलसेंस एडोलसियर से लिया गया है और ये लेटिन शब्द है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, कौन से शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है बड़ा होना। किशोरावस्था व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास का समय है। यह बचपन से वयस्कता में परिवर्तन का समय है। पहले बचपन होता है, फिर वो वयस्क मतलब बड़े हो जाते हैं, और रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों हो सकता है ये जो टाइम है उनका। तो इसमें जो चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंज में क्या होगा, कई शारीरिक परिवर्तनों से उन्हें गुजरना पड़ता है, मतलब उनके शरीर की गति, शरीर के आकार में जो वो है परिवर्तन आता है। यौन परिपक्वता मतलब वो यौन परिपक्व हो जाते हैं, और इन परिवर्तनों में से आत्म चेतना और असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है किशोरों के अंदर। अगर हम बात करें कॉग्निटिव चेंज कैसे होंगे, किशोरों के दिमाग में महत्वपूर्ण विकास होता है, मतलब उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, ठीक है। इमोशनल चेंज क्या आएगा कि किशोर जब संक्रमण के इस दौर में नेविगेट करते हैं और अपनी स्वयं की पहचान स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अनुभव करते हैं। मतलब उनको इस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है फ्रॉम द साइड ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रॉम द साइड ऑफ टीचर। तो अगर उनको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिलता, तो उनके अंदर उदासी, चिंता और क्रोध की भावनाएं आ जाती हैं। सोशल चेंज, किशोरों को अपने साथियों, परिवार और अधिकारियों के साथ अपने संबंधों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता पर जोर देना चाहते हैं और दुनिया में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। इम्प्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट वो मैं बता चुकी हूँ कि किशोरों को स्कूलों की तरफ से, सामुदायिक केंद्र, उनके परिवार की तरफ से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। ये कुछ जो प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं। एडोलसेंस कैसा पीरियड होता है, स्ट्रोम और स्ट्रेस का, याद रखना, तूफान और तनाव की अवधि होती है। फादर कौन था भाई, एडोलसेंस का स्टेनली हॉल था। किलपैट्रिक ने कौन सा मेथड दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्ट मेथड था। एंड एडोलसेंस इन्होंने बोला था मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ होता है लाइफ का। एडोलसेंस में एक न्यू बर्थ पीरियड है, या हम इसको ये बोल सकते हैं नया जन्म काल है, या एक परिवर्तन का काल है। द इंसिडेंट ऑफ पीरियड ग्रेटली अफेक्ट द होल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। इस काल की घटनाएं व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, अर्थात इसे सर्वाधिक निर्णायक काल कहा गया है, इसीलिए इसको सर्वाधिक निर्णायक काल कहा गया है। तो नेक्स्ट है भाई इसके अंदर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव अपने समाज के द्वारा सीखता है, और यह पूरे जीवन तक कॉन्टिन्यूअस रहती है, ठीक है। मतलब जब हम सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना है, हमें कैसे किससे मिल के रहना है, समाज में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या हम अभद्र व्यवहार करेंगे तो क्या उसमें हमारा समाजीकरण होगा, क्या हम सोशल कहलाएंगे। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर होती हैं जो, और वो सारी चीज़ें मनुष्य सिर्फ समाज से ही सीखता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें मानव मनुष्य कुछ भी समाज के द्वारा सीखता है, वो उसका सामाजिकरण है। और सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है। तो यहाँ पे हम कुछ टाइप पढ़ेंगे सोशलाइजेशन एजेंट। एक्टिव एजेंसी होती है एक पैसिव। एक्टिव एजेंसी में का बच्चे पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जैसे बच्चा अपने परिवार में रहता है, दोस्त के साथ रहता है, अपने पड़ोसी के साथ रहता है, रिश्तेदारों के साथ, उसके स्वास्थ्य का, जहाँ वो जाता है क्लब में, स्कूल में। तो भाई ये सारी एक्टिव एजेंसी हैं कि इन सब का ना उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, सीधा सीधा प्रभाव उन पर पड़ेगा।
और जिन एजेंसी का बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके बच्चा कुछ सीखता तो है लेकिन उसका डायरेक्ट इफेक्ट कभी नहीं पड़ता हमारे ऊपर। सार्वजनिक पुस्तकालय है, रेलवे स्टेशन है, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इफेक्ट आता है लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता, तो ये हमारी पैसिव एजेंसी है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि सामाजिकरण शुरू कहाँ से होता है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो सामाजिकरण का आरंभ हमेशा परिवार से होता है और ये सोशलाइजेशन की फर्स्ट यूनिट है, आपको याद रखना है। कौन? हमारी फैमिली। और जो हमारे स्कूल है, हमारा टीचर है, जो गेम्स हम खेलते हैं, मीडिया है, रिलीजियस जो संस्थाएं हैं, ये सारी सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसीज हैं। ठीक है, ये तो था भाई हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम कुछ जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, क्योंकि ये हमारी भाई मैराथन क्लास है, सभी को पता है ये मैराथन क्लास है हमारी। तो अब थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन करते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हमारा एक जो टॉपिक है, एक जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और उन स्टेटमेंट में से हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगी। क्वेश्चन इज़ व्हाट हियर, जस्ट वेट स्टूडेंट, पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी रहेगी? ऑप्शन नंबर 3, जो हमने अभी थ्योरी में भी स्टडी किया था कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, वो एक अनवर्त प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 42 पे मूव करते हैं। इन सिफेलोकोडल सीक्वेंस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग हैपन्स। जो सिफेलोकोडल का सिद्धांत दिया था उसमें जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास होता है एक ह्यूमन बीइंग का, वो किस तरीके से होता है वो हमें बताना है। तो हमने पढ़ा था सिर से पैर की तरफ सिफेलोकोडल में होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हेड टू टोय, सिर से पैर के अंगूठे तक, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे आगे कुछ प्रिंसिपल्स गिवन हैं और इनमें से ये पूछा है कि विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। तो भाई देखो, हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, लेकिन हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, कि हम पूर्वानुमान विकास का लगा सकते हैं। तो 3 यहाँ पे रोंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट हमारे आगे हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है भाई कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अदर 3 रोंग है और रोंग स्टेटमेंट को मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि रीड ही ना किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। डे ड्रीमिंग हेल्प एडोलसेंट्स टू डेवलप सम एस्पिरेशन इन लाइफ। दिवा सौपन से किशोर व वर्ग को जीवन की कुछ आकांक्षाओं को विकसित करने में सहायता मिलती है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको पेपर में रीड नहीं करना है, पेपर में तो आपको बिल्कुल चारों स्टेटमेंट रीड करनी है और फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है कि जो स्टेटमेंट गलत है उसको एलिमिनेट करते जाए और करेक्ट की तरफ हम पहुँचें। लेकिन यहाँ पे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि अब पीक टाइम चल रहा है, तो हमें जस्ट जो मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट पॉइंट है, उन पे ही फोकस करना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में मूव करते हैं। क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। फिर से हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगी, कंसेप्ट फॉर्मेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन। कि जो हम कंसेप्ट बनाते हैं, संकल्पना निर्माण करते हैं, वो पर्यावरणीय उद्दीपन से निराश्रित होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उस पर एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन का कोई भी प्रभाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, चिल्ड्रन ग्रो इन सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस ड्यूरिंग द एज ग्रुप। निम्नांकित में से किस समय वर्ग में बालकों में आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और स्वशासन का भाव विकसित होता है? तो वो एज हमें बतानी है। करेक्ट एज यहाँ पे रहेगी इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नेंस या रिलायंस की अगर हम बात करते हैं तो वो एज है 9 to 11 ईयर।
नेक्स्ट मूव करते हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग क्लासिफिकेशन, कोहलबर्ग ने भी अवस्थाओं को विभाजित किया है, तो उनकी क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग जो मॉरल वैल्यू की डेवलपमेंट है, कन्वेंशनली मोरलिटी है, वो किस एज ग्रुप के अंदर आ जाती है, तो भाई वो आ जाती है हमारी 47 की बात करें तो 10 to 13 ईयर तक। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसको देख ले। 10 से 13 साल की आयु में नैतिकता स्तर एक बच्चे के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है विच वन इज़ नॉट ए मेथड फॉर ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस, इमोशंस की ट्रेनिंग के लिए इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है, तो रिप्रेशन भी है, इंडस्ट्रियसनेस भी है, रीडायरेक्शन सब्लिमेशन भी है, लेकिन सिक्रेटिवनेस ऐसा कोई भी मेथड नहीं होता। तो यहाँ पे जो मेथड नहीं है वो रहेगा 48 का ऑप्शन 3। 49 पे मूव करते हैं, ये हिंदी में क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए। 49 क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोशलाइज्ड पर्सन, इनमें से 4 कैरेक्टर हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि कौन सा कैरेक्टर नहीं है एक सोशलाइज्ड पर्सन का। वो मिक्सअप होता है, पर्सन और फ्रेंड बनाता है, पोजेसेस लिमिटेड सोशल इंटरेस्ट। देखो अगर वो कम सोशल इंटरेस्ट लेगा तो वो सोशलाइज पर्सन तो हो ही नहीं सकता, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इज़ नॉट सेल्फ सेंटर्ड, बिल्कुल सही बात है, सेल्फ सेंटर्ड वो बंदा नहीं होगा। पोजेसेस सेंटीमेंट ऑफ सेल्फ रिगार्ड, आत्मसम्मान की भावना रखता है, बिल्कुल रखेगा। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे भाई जो कैरेक्टर नहीं है वो रहेगा सेकंड, कि उसके अंदर सोशल इंटरेस्ट लिमिटेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है होम स्कूलिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच एजेंसी, गृह पर विद्यालय की भांति शिक्षण होम स्कूलिंग निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा मान्यता दी गई है होम स्कूलिंग के लिए, ये हमें बताना है भाई। तो होम स्कूलिंग के लिए मान्यता दी गई है NIOS, फुल फॉर्म क्या है इसका, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, इसे हम होम स्कूलिंग का नाम दिया गया है और यही एजेंसी है जो होम स्कूलिंग को चलाती है, NIOS। 51 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ 51 का देखते हैं, 3 ऑप्शन करेक्ट रहेगा। थर्ड, कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी का बेस बनाती है। देखो कोई बंदा क्रिएटिव कब होता है, जब उसके अंदर माइंड के अंदर न्यू आइडियाज़ आते हैं। तो न्यू आइडियाज़ कब आएंगे, जब उसका जो चिंतन स्तर है, उसकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वही एक पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी का बेस फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 52। अब 52 क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द स्टेटमेंट that the adolescent are rebellious by nature is regarded by expert as, मतलब किशोर स्वभाव से विद्रोही होते हैं, इसे विशेषज्ञ क्या मानते हैं। ठीक है, क्या ये एक मिसकंसेप्शन है, क्या ये नेसेसरी कैरेक्टर है इस एज का, ये अफेक्ट होता है एनवायरनमेंट का, एक ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है ऑफ दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये हमें बताना है। तो भाई ये देखो, ये एक ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है, मतलब विकास की इस अवस्था का वस्तुनिष्ठ विवरण है जो विशेषज्ञ मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है द स्कूल थ्रू इट्स प्रोग्राम हेल्प स्टूडेंट्स टू, मतलब जो स्कूल के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं वो किस तरीके से एक स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, हमें ये बताना है। क्या वो एसिमिलेट कराते कल्चर को, प्रोटेस्ट करते हैं, मेक देम कल्चर्ड, इग्नोर देम कल्चर। तो देखिए जो भी कार्यक्रम विद्यार्थी स्कूलों में देखते हैं तो उन कार्यक्रमों के माध्यम से एक बच्चा क्या सीखता है, वो उसको सुसंस्कृत और सभ्य बनाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे मूव करते हैं। 54 क्वेश्चन कहता है प्राइमरी स्कूल
एन एजेंट ऑफ सोसाइटी शुड फोकस ऑन। समाज के अभिकर्ता के रूप में प्राथमिक विद्यालयों को निम्नांकित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो यहाँ पे हमें किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर सोशल लाइफ, कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बालक हैं, उनको हमें सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 55। हरी इज ए चाइल्ड who has begun to use symbols to represent object but has difficulty with past and future, can think logically in one direction. He is at which stage of cognitive development given by Piaget? हिंदी में भी रीड करते हैं कि हरी नामक कोई बालक वस्तु को निरूपित करने के लिए, उनको बताने के लिए संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया है, किंतु उसे भूतकाल और भविष्य को समझने में कठिनाई हो रही है। वह तार्किक दृष्टि से एक ही दिशा में सोच पा रहा है। तो अगर हम प्याजे की जो प्याजे ने हमें संज्ञानात्मक विकास की स्टेज दी हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा कौन से चरण में है, ये हमें बताना है भाई। वापस आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो यहाँ पे जो बच्चा है भाई, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर है। बच्चे के अंदर अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम बोले नहीं है, उसकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं है, तो वो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हिंदी में बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में बच्चा है। जस्ट वेट स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है, विच वन इज द मेन लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, कि अगर हम सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को ही हायर करें करिकुलम को डेवलप करने के लिए, तो मेन यहाँ पे उसकी लिमिटेशन क्या है? नॉलेज इज कंसिडर्ड एज डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट्स, omit the importance of learner experience, subjects are generally taught in isolation, course content are segregated class wise in a hierarchical manner। तो हमें क्या बताना है, कौन सी एक मुख्य सीमा है, मेन लिमिटेशन क्या है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की? ज्ञान को विषयों में बांटा हुआ माना जाता है, यह अधिगमकर्ता के अनुभव के महत्व को छोड़ देता है, सामान्यतः विषय पृथक रूप से पढ़ाए जाते हैं, कोर्स की विषय वस्तु को सोपान क्रमवार तरीके से कक्षावार अलग कर दिया जाता है। तो देखिए जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की मेन वो क्या है कि जो सब्जेक्ट्स है ना, उनको जनरली आइसोलेशन में पृथक पृथक तरीके से पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ाया जाता सब्जेक्ट्स को, एक सब्जेक्ट को दूसरे से इंटीग्रेट नहीं करते। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ मेजर रोल इन लर्निंग ऑफ द चाइल्ड? एक चाइल्ड की लर्निंग में मेजर रोल किसका होता है, मुख्य भूमिका किसकी होती है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन या इमोशन? अगर हम बालक के अधिगम की बात करें, लर्निंग की बात करें, तो जो मुख्य रोल होता है भाई वो किसका होता है? लर्निंग ऑफ चाइल्ड में मुख्य रोल डेवलपमेंट का होगा, उसके विकास का होगा, क्योंकि अगर उसका बौद्धिक विकास नहीं हो रखा होगा, ठीक है, तो वो क्या स्टडी नहीं कर पाएगा और उसको लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन फिर से स्टार्ट है भाई, दूसरी शिफ्ट के ये क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन हमारे लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, नॉर्मली कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर एट विच स्टेज ऑफ द चाइल्ड? जो कॉग्निटिव मतलब एक जो हम बात करें बौद्धिक विकास की, तो वो किस एज में बच्चे की हो जाता है? तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा 12 से 18 साल की एज के बीच में, संज्ञानात्मक विकास हम इसको बोलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 43 है, द थिंकिंग पार्ट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट कम अंडर। अब देखिए जो बच्चे का एक चिंतन पक्ष है जिसमें बच्चा चिंतन करता है, तो वो कौन से डोमेन के अंदर आता है? ये हमने थ्योरी में भी स्टडी किया था कि जो थिंकिंग पार्ट होता है चाइल्ड का, वो उसके कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द बॉडीज रिएक्शन टू फेशियल एक्सप्रेशन वुड बी इंक्लूडेड इन। चेहरे के हाव भाव पर शरीर की अनुक्रिया निम्नांकित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित होगा?
तो इसमें क्या आएगा भाई, जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो उसके सोशियो इमोशनल डोमेन के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्र के बारे में, उससे हमें पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी स्ट्रोंगर नीड अमंग अडोलसेंट। किशोरों में निम्नांकित में से क्या प्रबल आवश्यकता है? क्या उनकी फिजिकल नीड, क्या उनके सोशल और इमोशनल नीड, क्या उनकी बेलोंगिंग या उनका डिसिप्लिन। तो हिंदी में भी देख लीजिए। तो किशोरों में निम्नांकित में से क्या प्रबल है? तो क्या प्रबल है भाई, उसकी जो उनकी जो सोशल और इमोशनल नीड होती है वो प्रबल होती है, उनकी प्रबल आवश्यकता है, उनको सोशली और इमोशनली इस एज में सपोर्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 पे मूव करते हैं। नाउ अ डेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मल ट्रेट नॉर्मली सीन इन एडोलसेंट यूथ इन स्कूल्स। तो मतलब इन दिनों सामान्यतः स्कूलों में किशोर युवकों में किस प्रकार की अपसामान्यता देखने को मिलती है? तो आजकल जो सबको देखने को मिलती है वो उनका वॉयलेंट बिहेवियर है, उनका हिंसक व्यवहार है। इसीलिए बोला जाता है कि किशोरावस्था में उनको प्यार की, लव की, अफेक्शन की नीड होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 47 पे। व्हाट द स्कूल शुड डू टू एड्रेस द जुवेनाइल प्रॉब्लम। किशोरावस्था की समस्याओं के निवारण हेतु एक विद्यालय को क्या करना चाहिए, विद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे हमारा बेस्ट आंसर रहेगा अरेंजिंग रेगुलर प्रोफेशनल काउंसलिंग इन स्कूल। स्कूल के अंदर नियमित तौर पर एक व्यावसायिक परामर्शदाता की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि अगर कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम को फेस करता है तो एक प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प से हम उस बच्चे की हेल्प कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेटिंग द चाइल्ड। मतलब बालक को शिक्षित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है, ये हमें बताना है। तो जो एक परिवार है उसकी भूमिका क्या होती है कि जो परिवार है वो मूल्यों की शिक्षा प्रदान करता है, इम्पार्ट करता है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 48 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 49 क्वेश्चन है बेटे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। मतलब निम्नांकित में से क्या बालकों के लिए विस्तृत शिक्षा का उत्तम उदाहरण हो सकता है? तो क्या हो सकता है? विस्तृत शिक्षा का उत्तम उदाहरण होगा जीवन, एक मिनट भाई, क्वेश्चन नंबर 49 बिल्कुल सही है। होमवर्क गिवन बाय द टीचर ऑन लाइफ सिचुएशन। जीवन में आने वाली परिस्थितियों के संबंध में जो अध्यापक होमवर्क, गृह कार्य बच्चे को सौंपा गया है वो उनके लिए एक विस्तृत शिक्षा का उत्तम एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। हु शुड ब्रिज द होम एंड स्कूल। मतलब होम और स्कूल को जोड़ता कौन है, ब्रिज कौन है? वो तो होम और स्कूल को कौन जोड़ता है भाई? अगर हम बात करें यहाँ तो पेरेंट्स। ऑप्शन में डिपेंड करता है, अगर यहाँ स्टूडेंट पहले दिया हुआ होता तो हम स्टूडेंट लिखते, लेकिन अब स्टूडेंट ऑप्शन में नहीं है तो हम पेरेंट्स को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, वाई ओनली द स्कूल इज कंसिडर्ड फॉर लर्निंग सेंटर। कि किस कारणवश केवल विद्यालय को ही अधिगम केंद्र माना जाता है, ऐसा क्या रीजन है? तो भाई क्योंकि जो रिक्वायर्ड लर्निंग और सोशलाइजिंग पैरामीटर होते हैं कि इन कंडीशन में रहकर एक बच्चा सोशल बन सकता है, वो सारे पैरामीटर हमें अवेलेबल होते हैं स्कूल के अंदर। अपेक्षित अधिगम एवं सामाजिकरण के मापदंड केवल विद्यालय में ही उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेवलपमेंट टास्क। डेवलपमेंट टास्क का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहेगा, ये बताना है। तो इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एज द चाइल्ड ग्रो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बालकों के बढ़ने पर उनमें मूल्यों का विकास। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं भाई, इंक्रीजिंग हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड कम अंडर। कि एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो वो किस तरह की ग्रोथ की बात यहाँ पे हो रही है? तो पता चल रहा है ये हमारी शारीरिक वृद्धि है, फिजिकल ग्रोथ है।
क्वेश्चन नंबर 54 पे मूव करते हैं। रेगुलर पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल वर्कर एंड पेरेंट्स इन स्कूल प्रोग्राम ऑफन टर्म्ड एज, जो रेगुलर पार्टिसिपेशन होता है स्कूल वर्कर का या पेरेंट्स का स्कूल के प्रोग्राम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? ये है होम और स्कूल की कॉन्टिन्यूटी। हिंदी में बात करें तो गृह विद्यालय सातत्य इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 55, द पावर ऑफ इमेजिनेशन इज नॉर्मली हायर इन। तो इमेजिनेशन की पावर हमने कल पढ़ा, आज पढ़ा है भाई पॉइंट्स में कि जो कल्पना शक्ति है वो उच्च होती है कौन सी एज ग्रुप के अंदर, वो जो कल्पना शक्ति है एक बच्चे की वो ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की बात करें तो वो किशोरों के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 41, टेलिंग ट्रूथ बाय चाइल्ड कम अंडर विच डोमेन, कि बालक द्वारा जो सच बोला गया है, सच बच्चा एक बोलता है, तो वो किस डोमेन के अंतर्गत आता है? ये आता है हमारा मोरल डोमेन के अंदर, कि बच्चे को नैतिकता के बारे में पता है, सच झूठ के बारे में पता है, सही गलत के बारे में पता है, ये सब हमारे नैतिक आयाम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। एक प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी एक चिल्ड्रन के लिए क्या मानी जाएगी? तो वो होती है भाई उसकी फैमिली। हिंदी में बात करें तो जो प्राथमिक सामाजिकरण जहाँ पे बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो उसका परिवार है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ वाइटल रोल इन एजुकेटिंग द चाइल्ड आफ्टर द स्कूल। स्कूल के बाद अगर हम बात करें तो वाइटल रोल किसका होता है एक बच्चे को एजुकेशन में, उसको एजुकेट करने में? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मीडिया हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। आजकल मीडिया का रोल काफ़ी है अगर हम बात करें स्कूल के बाद बच्चे को शिक्षित करने में। नेक्स्ट ऑप्शन है द टर्म ग्रोथ इन चाइल्ड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर वो क्या है? इनमें से एक हमें सिलेक्ट करना है, तो वो इरिवर्सिबल है और फिज़िकल चेंज है, क्योंकि ग्रोथ में क्या होता है? फिज़िकल चेंज होते हैं, हाइट बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है, बोन का साइज इंक्रीज हो जाता है, और ये इरिवर्सिबल है। मतलब अगर एक बार हाइट बढ़ गई तो ऐसा नहीं है बाद में आप बोने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ड्वार्फ साइज में आ जाते हैं, नहीं। तो ये एक इरिवर्सिबल और फिज़िकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर हिंदी में देख लीजिए 45 पे मूव करते हैं। डैश प्लेज अ की रोल इन लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। इनमें से मेन रोल कौन प्ले करता है एक चाइल्ड की लर्निंग में? तो मैच्योरेशन, मतलब वो बच्चा कितना परिपक्व है, तो वो उसके अधिगम में, अगर बच्चे के अंदर मैच्योरिटी है तो वो उसके अधिगम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे मूव करते हैं। टू एड्रेस जुवनाइल प्रॉब्लम द स्कूल शुड। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, सेकंड सेट में भी रिपीट हो गया है, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर जुवनाइल प्रॉब्लम को एड्रेस करना है अच्छे से तो स्कूल को क्या हायर करना होगा? एक रेगुलर प्रोफेशनल काउंसलर स्कूल के अंदर, स्कूल संस्था को हायर करना होगा। विद्यालय में निरंतर पेशेवर परामर्श आयोजित करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? टू एजुकेट ए चाइल्ड द फैमिली हैज टू। अगर एक बच्चे को एजुकेट करना है तो फैमिली को क्या करना चाहिए? इम्पार्ट्स द वैल्यू। फैमिली से बच्चे क्या सीखेगा? उसको मूल्य सिखाने चाहिए, उसके अंदर वैल्यू, अच्छी वैल्यू डालनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड इज़ द सिम्टम ऑफ। अभी बात की थी हमने कि अगर एक बच्चे का हाइट और वेट बढ़ता है तो मतलब उसकी कौन सी ग्रोथ हो रही है? शारीरिक वृद्धि, फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे बच्चे की हो रही है। 49 में एक टर्म हमें गिवन है और उसका मीनिंग पूछा है, व्हाट इज़ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? तो फोनोलॉजी क्या है भाई? क्रिएटिंग द साउंड्स ऑफ स्पीच इन अर्ली चाइल्डहुड। हिंदी में बात करें तो आरंभिक बाल्यकाल में वाक ध्वनियाँ तैयार करना, उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 50 है, इमेजिनेशन पावर इंक्रीजिंग
इंक्रीज अमंग इमेजिनेशन पावर, अभी पढ़ा था हमने, एडोलसेंट किशोरावस्था के अंदर हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, टू एड्रेस एन एडोलसेंट चाइल्ड इन क्लास द टीचर हैज टू। कक्षा में किशोरों की समस्या का समाधान करने के लिए अध्यापक को क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमसे किया गया है। तो एक अध्यापक को बच्चे को ध्यान से सुनना पड़ेगा, लिसन देम एक्टिवली, उनको सक्रिय रूप से सुनना चाहिए। ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें इमोशनल सपोर्ट वो करे। क्वेश्चन नंबर 52, द रोल ऑफ द स्कूल इन एजुकेटिंग द चाइल्ड इज। एक बच्चे को एजुकेट करने में एक स्कूल का रोल पूछा है, पहले फैमिली का रोल पूछा था, अब उसी क्वेश्चन को स्कूल के रूप में पूछा गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड एक स्कूल का रोल होगा कि बच्चे के अंदर बालक का रूपांतरण पूरी तरह से करना, उसके व्यवहार को चेंज कर देना, वो कैसी भी परिस्थिति हो एक बेस्ट डिसीजन वो ले पाए, ट्रांसफॉर्म करना उसके माइंड को, ये एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डैश इज नॉट अ सोशल स्किल अमंग द चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी एक सोशल स्किल नहीं है, सामाजिक कौशल इनमें से एक नहीं है, वो हमें बताना है भाई। शोइंग अफेक्शन टू ए फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटिंग बर्थडे स्वीट्स, फूड शेयरिंग विद पीयर, प्लेइंग विद फ्रेंड। देखो यहाँ पे सारी ही सोसाइटी की बात हो रही है लास्ट के 3 ऑप्शंस में, लेकिन हम एक मित्र के साथ अगर हम स्नेह प्रदर्शित कर रहे हैं, एक मित्र के साथ शोइंग कर रहे हैं अफेक्शन एक फ्रेंड के साथ, तो वो हमारी सोशल स्किल नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कुड बी रिलेटेड टू कॉग्निटिव लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो कॉग्निटिव लर्निंग ऑफ द चाइल्ड से रिलेटेड है, उसके संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। तो जब एक बच्चा हर तरह के प्लांट को एक्सप्लोर करता है कि इसकी लीफ कैसी है, रूट कैसी है, कैसे फूड ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, तो बच्चा क्या कर रहा है, गार्डन में जाके एक्सप्लोर कर रहा है, अपने कॉग्निटिव माइंड का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी कॉग्निटिव लर्निंग शो होती है। नोट इन दिस, हिंदी में बात करें तो बगीचे में पौधों के प्रकार को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट कुड बी द मेजर चैलेंज टू टैकल एडोलसेंट्स इन स्कूल। विद्यालय में किशोरों से निपटने में आज के टाइम में प्रमुख चुनौती क्या है, ये हमें बताना है। तो क्या है भाई, अग्रेशन, आक्रामकता। ठीक है, वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, हो सकता है अगर टीचर ने स्कोल्ड किया तो वो वापस जवाब भी दे दे। ठीक है, बैक स्कोल्डिंग वो कर सकते हैं, अग्रेशन उनके अंदर होता है। तो इसी को टैकल करना आज के टाइम में मेजर चैलेंज है टीचर्स के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द रोल प्लेड बाय द करिकुलम। मतलब करिकुलम कुछ रोल प्ले करता है स्कूल के अंदर, तो इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो करिकुलम नहीं करता। करिकुलम फॉर्म द बेस फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट अमंग स्टूडेंट, टीचर एंड एफिलिएशन ऑर्गेनाइजेशन। करिकुलम इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। करिकुलम प्रोवाइड फॉर अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। करिकुलम सर्व एज ए बेस ऑफ स्टैब्लिशिंग इक्विवेलेंस। तो अब यहाँ पे बात करें तो ये तीनों ही करिकुलम करता है। कॉन्ट्रैक्ट अमंग स्टूडेंट, टीचर, एफिलिएशन बेस बनाता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है भाई। ये अटेनेबल स्टैंडर्ड जो गोल हमने सेट कर दिए उसको हम बातें हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द रोल प्लेड बाय द करिकुलम। करिकुलम सर्व एज ए बेस फॉर स्टैब्लिशिंग इक्विवेलेंस। एक बार इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, शायद ये इससे नहीं है, इस सब्जेक्ट का नहीं है भाई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सॉरी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैचुरेशन इन लर्निंग। मैचुरेशन का रोल क्या होता है, तो जब एक बच्चा मैच्योर होता है तो ये डिटरमाइन करता है रेडीनेस को, उसकी तत्परता अवधारित होती है। बच्चे के अंदर मैच्योरिटी है तो उसमें अधिगम में उसकी वो हेल्प करेगी और बच्चे को डिटरमाइन करेगी, उसको रेडी करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। तो इट डिटरमाइन रेडीनेस। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉग्निटिव प्रोसेस। इनमें से कॉग्निटिव प्रोसेस कौन सा है, संज्ञानात्मक प्रक्रम इनमें से कौन सा है। तो
ट्रस्ट, अटेंशन, वैल्यू, मसल कंट्रोल। देखिए अटेंशन, जब हम अटेंशन करते हैं, सपोज कोई लेक्चर चल रहा है, कोई टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो अगर हम अटेंशन देते हैं उस लेक्चर को, इट मीन्स हमने अटेंशन कहाँ से दी, हमारे माइंड से दी, तो ये हमारा कोग्निटिव प्रोसेस है। 43 क्वेश्चन पे आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय द चाइल्ड फॉल अंडर। जब एक बच्चा आत्म नियंत्रण करता है तो उनमें से कौन से विकास के अंतर्गत ये, कौन से आयाम के अंतर्गत ये आएगा, तो ये आता है हमारा सोशियो इमोशनल डोमेन सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 44, पहले भी आया है। फोनोलॉजी, रेफर टू फोनोलॉजी क्या होता है? क्रिएटिंग ऑफ साउंड ऑफ स्पीच इन अर्ली चाइल्डहुड। आरंभिक बाल्यकाल में वाक ध्वनि का जो सर्जन होता है उसी को हम स्वर विज्ञान या फोनोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द पावर ऑफ इमेजिनेशन इंक्रीज अमंग। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है हर सेट के अंदर। तो ये किस में इंक्रीज होती है भाई? एडोलसेंट्स के अंदर, किशोरों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46, एज अ टीचर व्हाट शुड यू डू टू एड्रेस एडोलसेंट चाइल्ड इन क्लास। मतलब एडोलसेंट चाइल्ड को अगर आपको एड्रेस करना है, हैंडल करना है, तो आप एज अ टीचर उसको कैसे करेंगे, ये आपको हमें बताना है। तो एक्टिव लिसनिंग टू देम, रिप्रीमेंड देम, मोरल पुलिसिंग और फिक्स अकाउंटेबिलिटी। तो हम उसको एक्टिवली लिसन करेंगे, पहले उसकी प्रॉब्लम को हम ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एक्टिव इन एडोलसेंट। इनमें से कौन सा केमिकल ऐसा है, कौन सा केमिकल, हार्मोन की अगर हम बात, नहीं केमिकल ही पूछा है यहाँ पे, डायरेक्ट हार्मोन का नाम नहीं पूछा, पहले केमिकल का नाम पूछा है कि एडोलसेंट में कौन सा केमिकल एक्टिव रहता है। तो जो चेंजेस आते हैं भाई हमारे शरीर में वो सारे हार्मोन्स की वजह से आते हैं, और वो पर्टिकुलर हार्मोन का नाम पूछा जाए तो वो है एड्रेनलिन। ये हार्मोन पीक होता है एडोलसेंस के अंदर। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 48 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेटिंग द चाइल्ड। एक स्कूल का रोल फिर से हमसे पूछा गया है। तो स्कूल का रोल क्या होता है? बच्चे को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना, बालकों का रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 49, नेम द प्रोग्राम लॉन्च इन ऑल स्कूल्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन एडोलसेंस। उस प्रोग्राम का नाम हमें बताना है जो स्कूल्स के अंदर लॉन्च किया जाता है ताकि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आए इस चीज़ को लेके। तो वो है एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है भाई, वाई मैनी स्कूल्स आर स्ट्रगलिंग टू एड्रेस द इशू ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। बहुत से विद्यालय को किशोर अपराध से निपटने के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ता है? तो ऐसा क्यों करना पड़ता है? 4 ऑप्शन हमें गिवन है और रीजन हमसे पूछा गया है। तो ड्यू टू लैक ऑफ, क्योंकि उन स्कूल के अंदर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स कम होते हैं, और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के बिना हम एक जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को करेक्ट नहीं कर पाते। तो क्योंकि उन स्कूल के पास व्यावसायिक विशेषज्ञों की कमी है, उनका अभाव है, तो वो किशोरों से अपराध जो होता है उससे निपटने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाई द चाइल्ड शुड गो टू द स्कूल फॉर एजुकेशन। एक बच्चा शिक्षा के लिए विद्यालय में क्यों जाता है, या उसे क्यों विद्यालय में जाना चाहिए? क्योंकि पीयर लर्निंग एंड सोशलाइजेशन टेक प्लेस ओनली इन स्कूल। जो पीयर लर्निंग होती है या एक बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो सिर्फ कहाँ होगा भाई? स्कूल के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, व्हाट इज अर्ली साइन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्ड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे के अंदर होता है उसका साइन क्या है, ये हमें बताना है। तो आंसरिंग मोस्ट ऑफ वाई क्वेश्चन, कि मतलब उनके अंदर संज्ञानात्मक विकास हो गया अच्छे से, हमें कैसे पता चले? जब हम उनसे क्यों के रूप में कोई पर्सन पूछे कि वाई रेनफॉल इज अकर, और बच्चा इस चीज़ का आंसर देने में एबल है कि ऐसे ऐसे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, फिर क्लाउड से बारिश आती है, तो मतलब उस क्यों का रीजन वो दे पाया, तो उनका कौन सा विकास वहाँ पे हो गया है? संज्ञानात्मक विकास बच्चे का हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है, द चाइल्ड्स सोशल अवेयरनेस, मतलब जो सामाजिक जागरूकता है वो किसके अंडर आती है? तो ये हमें बताना है। क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है भाई, तो सोशियो इमोशनल,
लर्निंग के अंदर हमारा ये आता है। क्वेश्चन नंबर 54 रहेगा, वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ड्यू टू कॉग्निटिव डिले इन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 54, वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ड्यू टू कॉग्निटिव डिले इन द चाइल्ड, कि ये जो होता है वो कॉग्निटिव डिले से होता है, तो चाइल्ड में क्या होगा, डिसलेक्सिया, मतलब उनको लर्निंग प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम उनको होगी। हीरो वर्शिप इज़ क्वाइट कॉमन इन, जो हीरो वर्शिप होती है, एक नायक पूजा होती है, वो निम्नांकित में से किन में आमतौर पर विद्यमान होती है। तो जो हीरो वर्शिप है भाई वो किस में होती है, सबसे ज़्यादा एडोलसेंट्स के पास होती है। बात करें हम जो किशोर बालक हैं उनके पास ये ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। जस्ट वेट स्टूडेंट। यस, क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ग्रोथ इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो आप ग्रोथ से क्या समझते हैं। अभी हमने लास्ट सेट में भी ये क्वेश्चन किया था कि ये एक इरिवर्सिबल और फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सोशल डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी विशेषता बालक के सामाजिक क्षेत्र की श्रेणी में आती है, हमें ये बताना है। तो देखो सोशल डोमेन में बच्चा सोशलाइज होता है, तो कौन सी आएगी भाई यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ टॉय। अगर एक नेबरिंग बच्चे के साथ एक बच्चा अपने खिलौने को शेयर करता है, पड़ोसी बच्चे के साथ खिलौने को साझा कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, एक वो सोशल डोमेन, मतलब सोसाइटी में उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे चीज़ों को शेयर करना है, उसको ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, टेलिंग ट्रूथ बाय चाइल्ड। एक बच्चा सच बोलता है तो वो किस डोमेन के अंतर्गत आता है, पहले भी हमने स्टडी किया है, वो आता है भाई मोरल डोमेन के अंदर। बच्चे को नैतिकता है, सही गलत, सच और झूठ का बच्चे को पता है। Question number 44, identify which one of the following is an example for socio-emotional learning of child। ठीक है, कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है सोशियो इमोशनल लर्निंग हो चाइल्ड की, सामाजिक संवेगात्मक अधिगम का उदाहरण। तो वो है भाई स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। हमें बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करना होगा, उसके साथ एक रिलेशनशिप स्थापित करना होगा, तभी हम उसका सामाजिक स्वेगात्मक अधिगम अच्छे से करा सकते हैं। तो संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 45, नेम द एडोलसेंस फॉल अंडर विच एज, की जो एडोलसेंस होते हैं वो किस एज ग्रुप के अंदर आते हैं। तो वो आते हैं भाई हमारा 13 to 21 ईयर, 13 से 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, मोस्ट ऑफ द एडोलसेंट चिल्ड्रन एक्सपेक्ट इन स्कूल। अधिकांश किशोर बालक विद्यालयों में किस चीज़ की अपेक्षा रखते हैं। तो जो किशोर बालक हैं उनकी अपेक्षा होती है कि उनको सोशियो इमोशनल सपोर्ट मिले, सामाजिक संवेगात्मक सहयोग उनको वहाँ पे मिले। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, डैश इज लीडिंग कॉज ऑफ मेंटल इलनेस अमंग प्रेजेंट डे यूथ। यूथ के अंदर जो नवयुवक है, युवकों में मानसिक रुग्णता का प्रमुख कारण क्या है। तो उनके अंदर जो मेंटल इलनेस है उसका मेन रीजन है भाई एंजाइटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। एक बच्चे का प्रथम सामाजिकरण अभिकरण कहाँ से होता है। तो उनकी जो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती है किसी भी बच्चे की, वो उसकी फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, हाउ पेरेंट्स कैन स्टैब्लिश होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी इन लर्निंग। माता पिता किस प्रकार अधिगम में गृह विद्यालय सात्यता स्थापित कर सकते हैं, ये हमें बताना है भाई। तो कैसे एक पेरेंट स्टैब्लिश कर सकता है होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी को। पेरेंट्स कैन सेट ए फ्लैक्सीबल बट कंसिस्टेंट डेली स्टडी रूटीन एट होम। मतलब फ्लैक्सीबल मतलब जैसे सपोज कहीं पेरेंट्स को जाना है तो वो उस दिन बच्चों से स्टडी ना कराएं, अगर कहीं घूमने जा रहे हैं बच्चे को लेके तो फ्लैक्सीबल हो, लेकिन कंसिस्टेंट डेली रूटीन भी वो उनका सेट करें कि डेली अगर एक बच्चे को 1 घंटा स्टडी को देना है तो डेली कंसिस्टेंटली उसी टाइम बच्चा अपनी स्टडी को
टाइम दे। तो इस तरीके से एक होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी लर्निंग में हम सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? AEP फुल फॉर्म क्या है? एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इसका एम क्या होता है? एम हमें बताना है। एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम का एम क्या है? तो इसका एम है भाई टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग एडोलसेंट ऑन जुवेनाइल इशू। हिंदी में देखिए, किशोरों से संबंधित मामलों और विषयों के बारे में किशोर बालक या बालिकाओं में जागृति उत्पन्न करना इस किशोर शिक्षा कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। विच वन ऑफ दीज इज एन असेंशियल फैक्टर फॉर लर्निंग एट होम इन अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? असेंशियल फैक्टर हमसे पूछा गया है, तो सोशल सपोर्ट बाय किथ एंड किन इन फैमिली। हिंदी देखते हैं इसकी, परिवार में सगे संबंधियों द्वारा सामाजिक सहयोग। ये एक आवश्यक कारक है एक बच्चे की विकास के आरंभिक चरण में उनकी अधिगम के लिए, कि परिवार में सगे संबंधियों द्वारा उनका सामाजिक सहयोग हो। क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द एक्चुअली मैचुरेशन इन चाइल्ड ग्रोथ? चाइल्ड ग्रोथ के अंदर मैचुरेशन का क्या वो है भाई, क्या रोल है, ये पूछा है। तो जो मैच्योर अगर एक बच्चा होगा तो ये बालक की वृद्धि और उसका विकास है जो दोनों साथ साथ होते हैं। मतलब एक बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है और उसकी डेवलपमेंट भी साथ साथ चल रही है। तो ग्रोथ और विकास अगर बच्चे का एक साथ हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, समझदारी आ रही है। 53 क्वेश्चन। द डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड एंड बैड बाय चाइल्ड रेफर टू। अगर एक बच्चा सही और गलत के बीच में अंतर कर पाता है तो ये फिर से किस डोमेन के अंतर्गत आएगा भाई? हमारे नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत, हमारे मोरल डोमेन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। Which one of the following play a key role in educating the child after the school? ठीक है, की रोल किसका होता है स्कूल के बाद बच्चे को एजुकेट करने में? तो ये की रोल हमने ऊपर भी पढ़ा था, मीडिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडोलसेंट? तो इनमें से हमें मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। क्राइसिस पीरियड, संकटकालीन समय अवधि। तो ये इससे क्या होती है? ये एक मानसिक विशेषता हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे संकटकालीन समय अवधि में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो हमारे माइंड पे होता है, मेंटली होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन 2, संकटकालीन समय अवधि। लर्निंग इज कॉमनली परसिव्ड एज। लर्निंग क्या है? एक्वायरिंग नॉलेज, अल्टर्ड पॉजिटिव बिहेवियर, डेवलपिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग द नेचर। तो भाई लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है? जब हम अपने व्यवहार में एक पॉजिटिव परिवर्तन ला पाए, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार जो होता है एक बच्चे का, कि वो किस परिस्थिति में किस तरह का डिसीजन लेना है, किस तरीके से हमें बिहेव करना है, अगर वो चीज़ें एक बच्चा सीख पाता है तो वो उसका अधिगम है, परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन डील अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसा किस में है कि प्राइमरी एज में हमें मदर टंग में ही बच्चों को एजुकेशन देनी है? तो ये मेंशन है आर्टिकल 350A के अंडर। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग स्पेस स्कूल में, इसका मतलब क्या होता है? तो वेल सेट क्लासरूम और एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए होना चाहिए। 55 क्वेश्चन, मैचुरेशन का मतलब क्या होगा? तो एक बच्चे के विकास क्रम में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और जो अनुकूलन संबंधी परिवर्तन होते हैं वही हमारे रिलेटेड है मैचुरेशन से। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे
हमारे इस CDP सीरीज से, और मोस्टली क्वेश्चन जो रिलेटेड थे सोशलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट से। होप सो क्वेश्चन सभी को पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हमने चैनल दोबारा से रीजनरेट किया है तो आपकी सपोर्ट की काफ़ी नीड है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब करें, एंड इट्स श्योर कि ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल इन योर कमिंग HSSC TGT एग्ज़ाम। एंड after subscribing the channel, share it with your friends and boost your preparation. Thank you everyone.